एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी है। जी आप चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। I think he should start writing scripts for movies. He'll make a great storyteller and a great story writer. जनरल इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? President will stand as a shining example of the new India that BJP boast and talk about. जिस प्रधानमंत्री को सत्ता संभाले 10 बरस हो रहे हों, उनके खिलाफ पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण विपक्ष की आवाज में जनता के मुद्दों से ज्यादा निजी लांछन लगाने की होड़ मची हो, तो समझ जाइए कि उस प्रधानमंत्री की पकड़ ना सिर्फ सत्ता पर है बल्कि उनकी सियासी जमीन भी मजबूत है। ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। नरेंद्र मोदी 2014 में लुटियंस दिल्ली में आउटसाइडर थे। अब 2024 से पहले सिर्फ उन्हें हटाने के लिए 28 दल जुटे हैं, जबकि उनमें से अधिकतर की ना एक दूसरे से विचारधारा मिलती है, ना राजनीति का सिरा मिलता है, ना समीकरणों का जोड़ बैठता है और ना जमीनी कार्यकर्ताओं के तालमेल की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में ऐसी छटपटाहट क्यों है? इस सीधे सवाल का आसान सा जवाब यह है कि राजनीति के किसी कोण पर नरेंद्र मोदी विपक्ष से कमजोर पड़ते नजर नहीं आते। विपक्ष, खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 का बड़ा समीकरण ओबीसी वोटों में दिखने लगा है। 2024 में ओबीसी पर मंडल पॉलिटिक्स पार्ट 2 का माहौल बनाने में जुटे राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र से एक ही रट लगाई है, रट ओबीसी नौकरियों की। अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं। ओबीसी वाली इस लड़ाई में राहुल गांधी को बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों में चमक दिख गई। उन्होंने नारा लगा दिया, जितनी आबादी उतना हक, शायद बिना ये समझे कि इस नारे के मायने क्या हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस नारे में देश के लिए खतरे भी हो सकते हैं। ऐसे में जवाब आया नरेंद्र मोदी का, जवाब ऐसा जिसमें बीजेपी के समीकरण भी सध रहे हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री का विस्तार वाला विजन भी है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? नरेंद्र मोदी की राजनीति में सिर्फ नारे नहीं होते,
ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी स्कीम लॉन्च की, जिसके लाभार्थी अधिकतर ओबीसी समाज के लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके समय में सरकार से लेकर उनकी पार्टी बीजेपी में हर स्तर पर ओबीसी की उचित भागीदारी रखी गई। नरेंद्र मोदी की सरकार में सामाजिक न्याय के मसलों को किस गंभीरता से लिया गया, इसकी बानगी है महिला आरक्षण बिल का संसद से पास होना। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का बिल 27 साल बाद देश की संसद से पास हो सका, जबकि उनसे पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने 6 बार नाकाम कोशिशें की। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह है कि वो एक समय पर असंभव से जान पड़ने वाले लक्ष्य को छूने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 2028 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मानो चैलेंज ले लिया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर मिली तो देश की जीडीपी 10वें पायदान पर थी। 140 करोड़ के देश को कोरोना के संकट के बावजूद 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा मिला। ये सब यूं ही तो नहीं हुआ होगा। देश का पावर इंजन बनने वाले कामों की रफ्तार बढ़ी होगी। कौन इनकार कर सकता है कि शहर से लेकर गांवों को विकास की चौहद्दी पर पहुंचाने वाली सड़कें बहुत तेजी से नहीं बनी हैं? कौन कह सकता है कि देश में एक्सप्रेसवे क्रांति नहीं हुई? और कौन सोच सकता था कि डिजिटल इंडिया जैसी तरक्की दुनिया को हैरत में डालेगी? The entire digital journey which got accelerated after the launch of Digital India program, Prime Minister's vision of making sure that technology is democratized. Today's inauguration of 6G Lab is going to be another milestone in the journey of Digital India. भारत में जो रेल कभी दशकों तक सिर्फ राजनीति की पटरी पर दौड़ी, उस रेल को हवाई जहाजों के साथ कंपटीशन का हौसला मिल रहा है। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। नरेंद्र मोदी भारत की तरक्की के हर काम पर बारीकी से खुद नजर रखते हैं। मसलन अब की बार लाल किले पर जो घोषणाएं हुई, उनको अमल में कैसे लाया जाए, इस पर शनिवार को ही हाई प्रोफाइल बैठक हुई। देश को मजबूती से आगे बढ़ाने के इस मिशन ने दुनिया के सामने नए भारत की नींव रखी है। ये नया भारत ऐसा है जहां G20 जैसे आयोजन में 2 खेमों में बटी दुनिया एक साझा घोषणा पत्र स्वीकार करती है। ये नया भारत ऐसा है जहां चीन के विस्तारवाद के प्रोजेक्ट BRI को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से चुनौती मिल जाती है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को ये नया भारत ऐसा है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर 55 देशों के ब्लॉक अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर उन्हें मजबूती दिलाता है। ये नया भारत ऐसा है जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी करते हैं। ये नया भारत ऐसा है जिसके मुरीद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं। I think the G20 summit in India was a success because the Prime Minister managed to depoliticize the decisions that were made at the G20 summit, and that was the only way to go. नए भारत का आत्मविश्वास ऐसा है कि वो पहली बार एशियाई खेलों में पदकों का सैकड़ा लगा सकता है। लेकिन जब मोदी नए भारत की नींव रख रहे हैं तो विपक्ष के भी कुछ गंभीर सवाल जरूर हैं। लेकिन इन सवालों के साथ अक्सर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। लोकतंत्र के नाम पर डराने की कोशिशें दिखती हैं, लेकिन लोकतंत्र को और सुंदर बनाने के रास्ते अक्सर नहीं दिखते। नतीजा, नरेंद्र मोदी का संकल्प मजबूत और लगातार मजबूत ही दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।